बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आज मैं तारीख 10 जून 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। और आप लोग का जो एक डेली बेसिस का करंट अफेयर जो चल रहा है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग प्लीज़ यूट्यूब के बायो सेक्शन में जाकर उसको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो भी करंट अफेयर्स हैं वो मैक्सिमम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए कोई फैक्ट या डेटा इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इसको मेंस वार नोट्स में इसको क्या करेंगे, अपना तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूज़ क्या है हम लोग का कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर चिंता जताई है। तो ये क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड है जो कि मेंस में पूछे जाएंगे। ये बीपीएससी मेंस से के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि एनएचआरसी ने रेखांकित किया कि पिछले 6 वर्षों में भारतीयों को साइबर धोखाधड़ी की वजह से लगभग 52,976 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें से लगभग 8% मामले देखे जाएं तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम से संबंधित है। ठीक है, तो साइबर आधारित धोखाधड़ी वे पारंपरिक अपराध हैं जो पहले ऑफलाइन किए जाते थे, लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की वजह से उनकी संख्या, विस्तार और गति कई गुना बढ़ गई है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यह एक प्रकार का स्कैम या घोटाला है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये अक्सर साइंस एंड टेक में आपको पूछे जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर क्या चिंताएं व्यक्त की है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग उसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट वास्तव में डिजिटल अरेस्ट है क्या, उसको परिभाषा क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो यह क्या एक प्रकार का स्कैम या घोटाला होता है जिसे डर, धोखे और धमकी के उपयोग करके पीड़ितों से पैसे ठगने के लिए अंजाम दिया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, पीड़ितों को एक फ़ोन कॉल, ईमेल या मैसेज प्राप्त होता है जिससे दावा किया जाता है कि वे पहचान की चोरी या धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में है। अब इसमें क्या है, धमकियां और दबाव, ठग गिरफ्तारी की धमकियां देकर पीड़ित में घबराहट पैदा करते हैं जिससे वह बिना सोचे विचार किए उनके निर्देशों का पालन करने लगते हैं। ये इस तरह की घटनाएं अक्सर हम लोग के साथ भी घटे हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के लेकर अवेयर रहिएगा। नेक्स्ट है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रावधान है, यानी डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर अंकुश लगाने के क्या सुझाव दिए गए हैं। पहला कि विधिक और विनियामक सुधार, इनमें डिजिटल अरेस्ट घोटालों को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देना, म्यूल अकाउंट्स और इनसे संबंध गतिविधियों को आपराधिक बनाना तथा साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ओटीटी संचार प्लेटफॉर्मों को विनियमित करना शामिल है। नेक्स्ट है पीड़ितों के लिए सहायता क्या है, पीड़ितों के लिए एक विशेष क्षतिपूर्ति निधि स्थापित करनी चाहिए और गोल्डन आवर जिसमें धोखाधड़ी के तुरंत बाद का समय जो होता है उसके दौरान धोखाधड़ी वाले लेन देन को तुरंत अवरुद्ध यानी फ्रीज करने की सुविधा प्रारंभ करनी चाहिए। एकल सत्यापन पोर्टल क्या है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहचान पत्र, नोटिसों और आधिकारिक संचार की प्रामाणिकता की जाँच के लिए एकीकृत सरकारी पोर्टल स्थापित किए जाए। तो ये हो गया आपका कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है और इस पर अंकुश लगाने के क्या सुझाव हो सकते हैं, ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट कि साइबर आधारित धोखाधड़ी के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बीईसी, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, फिशिंग धोखाधड़ी। थर्ड होता है प्रतिरूपण यानी कि इम्पर्सनेशन धोखाधड़ी। चौथा होता है ऑनलाइन निवेश ट्रेडिंग धोखाधड़ी। और पांचवा रोमांस और रोजगार स्कैम। ये आप लोग ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा और मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत में इमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी सरसों हाइब्रिड किस्मों की खेती प्रारंभ करने की तैयारी। सरसों हाइब्रिड किस्म की प्रारंभ करने के, ये भी साइंस और टेक का पार्ट है। जब संकर प्रणाली जो हाइब्रिडेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सरसों संकर किस्म के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ये मेंस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके कुछ फैक्ट्स को क्या करेंगे हम लोग अपने की नोट्स या वो नोट्स में इसको क्या करेंगे, लिख डालेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जेनेटिकली संकर, हाइब्रिड और आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड पादपों में क्या अंतर है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछे भी गए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि आखिर संकर पादप, हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप क्या है। तो संकर पादप क्या होते हैं? आनुवंशिक रूप से भिन्न दो मूल पादपों के संकरण। जो आनुवंशिक रूप से जो दो अलग अलग पादपों के जो संकरण है उसको क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा जो विकसित किए जाते हैं ताकि उनकी वांछित विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जा सके। लेकिन वही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके जीनों को सीधे जोड़कर या संशोधित करके विकसित की जाती है। जैसे बीटी कपास, इसे बैसिलस थुरिनजेंसिस का जीन डाला गया है। और जीएम सरसों, मैं जब साइंस टेक का आपको मेंस के लोग के लिए लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें सारे फैक्ट्स जो भी आपको नए नए टर्म देखने को मिलेंगे साइंस टेक में, उसको बहुत ही डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए मैं इसको फैक्ट को सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप लोग उसको पीरियड में पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये लैंग्वेज आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए मेरा फर्स्ट प्रोग्राम ही आपको साइंस टेक को लेकर होगा, जो बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं उसमें हर एक फैक्ट को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको कोई भी एक वर्ड चाहे साइंस टेक का कोई भी एक वर्ड आपको समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आप जब 1-2 क्लास कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, साइंस टेक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो गया है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जब कीजिएगा क्लास यूट्यूब पर जो मैं फ्री चलाने वाला हूँ, तब आपको इस बात को आकलन कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायिका की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये एक पॉलिटी सेक्शन का पार्ट है। देखते हैं हम लोग कि विधायिका की कार्यवाही में व्यवधान वास्तव में अवरोध का एक रूप है, जिसमें राजनीतिक दल या नेता अपने विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर सदन की कार्यवाही और विधायी कार्यों को बाधित या ठप कर देते हैं। व्यवधान के मुख्य कारण क्या है? दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना इत्यादि। व्यवधानों के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? विधायी कार्यों में देरी। व्यवधानों के कारण सदन की कार्यवाही और विधायी कार्य प्रभावित होते हैं। साथ ही नागरिकों की समस्याओं और चिंताओं को उठाने के मंच के रूप में संसद की भूमिका भी कमजोर पड़ती है। संस्थागत नियंत्रण में कमी। न्यायपालिका के बढ़ते अतिक्रमण और कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का अधिक उपयोग संसद के प्रमुख कार्यों और उसकी प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। विचार विमर्श आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का कमजोर होना ऐसे विधेयकों पर बहुत कम या न के बराबर चर्चा होने के कारण है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 17वीं लोकसभा में पारित कुल 179 विधेयकों में से 58% को प्रस्तुत किए जाने के 2 सप्ताह के भीतर ही पारित कर दिया गया था। इनमें से 35% विधेयकों पर 1 घंटे से भी कम चर्चा हुई थी। उस कार्य समय में हक की हानि को लेकर 17वीं लोकसभा जो 19 से 24 के बीच चला, केवल 274 दिनों तक चली, जबकि प्रतिवर्ष बैठकों की औसत संख्या मात्र 55 रही है। इसे संसद के प्रभावी कार्य समय में कमी आई है। फिर विचार विमर्श की भावना का क्षरण देखा जाए तो 17वीं लोकसभा में प्रस्तुत विधेयकों में से केवल 16% को संसदीय समितियों के पास भेजा गया। इसमें विशेषज्ञों द्वारा होने वाली विस्तृत जांच और समीक्षा की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कमजोर पड़ गई। अब यहाँ देखा जाए कि विधायिका की कार्यवाही में व्यवधान दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। पहला कि विधायी कार्यक्रमों को संचालित करने और सहयोग करने के लिए एक संसदीय विधायी समिति गठित करनी चाहिए। कार्य सलाहकार समिति की सर्वदलीय बैठक आयोजित होनी चाहिए ताकि आम सहमति में साप्ताहिक एजेंडा तय हो। ब्रिटिश संसद की तर्ज पर कुछ दिनों को इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है जिनमें विपक्षी दल सदन में चर्चा के लिए विषय और कार्यसूची तैयार करें। संविधान के कार्यचरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2002 की सिफारिशों के अनुसार संसद के वार्षिक बैठक दिवस बढ़ाए जाने चाहिए ताकि विधिक कार्यों और जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित हो सके। तो ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज पीटी के फैक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, मेंस के ही डाटा, मेंस के जो भी फैक्ट्स हैं आपको और नोट्स में तैयार करने हैं। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय चिंतनों का प्रभाव। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय चिंतनों का प्रभाव यहाँ देखा जाए तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन समुद्री व्यापारिक संबंधों ने 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के दौरान न केवल फुनान, वर्तमान कंबोडिया और श्रीविजय जो सुमात्रा में है जैसे बंदरगाहों में महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्तियों की स्थापना को बढ़ावा दिया, बल्कि विचारों या चिंतकों में व्यापक आदान प्रदान को भी मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये इम्पोर्टेंट आपको उतना नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट है कि अवसंरचना विकास, ये पूछा जाएगा। अवसंरचना विकास भारत की आधुनिक और एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद करता है। ये आपको या तो करेंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे या फिर इकोनॉमी सेक्शंस में भी ये पूछे जा सकते हैं कि अवसंरचना विकास में भारत की आधुनिक और एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में क्या मदद करता है अवसंरचना विकास। अब भारत में अवसंरचना विकास में अत्यधिक निवेश हुआ है। भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कई तरह के निवेश किए गए हैं। सरकारी पूंजीगत व्यय जो 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए थे वही अब 2026-27 में बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गए हैं। अब प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना विकास में क्या प्रगति देखने को मिली है, तो हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे आवागमन संपर्क यानी मोबिलिटी कनेक्टिविटी में क्या उपलब्धियां सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, इसमें क्या डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है, या औद्योगिक और विनिर्माण अवसंरचना में क्या उपलब्धियां सरकार के थ्रू रही है, लॉजिस्टिक्स में क्या उपलब्धियां रही है, किफ़ायती आवास, ऊर्जा सुरक्षा और जल अवसंरचना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें देखिएगा कि जब सरकार की जो गतिविधियाँ जैसे पीएम गति शक्ति को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी तरह अगर सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की क्या पहल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की क्या पहल रही है, सरकार की क्या इनिशिएटिव रही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मोबिलिटी कनेक्टिविटी के लिए, आवागमन संपर्क के लिए सरकार ने क्या किया है, तो यहाँ देखा जाए सरकार ने रेलवे पर ध्यान दिया है, सड़क पर ध्यान दिया गया है, नागरिक विमानन पर ध्यान दिया है, बंदरगाह और पोत परिवहन पर ध्यान दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भी पर भी ध्यान दिया गया है। तो हाँ, ये अब इसके अंदर के जो पॉइंट है ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन पूरा का पूरा सेक्शन जो है आपको, ये पूरा का पूरा सेक्शन ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस सेक्शन के अंदर का जो कुछ कुछ की पॉइंट्स निकलेंगे आपको, जो डेटा निकलेंगे वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि रेलवे के लिए देखा जाए बजट आवंटन 2014 से 9 गुना बढ़कर 2.78 लाख करोड़ हो गया है। यानी सरकार जो है रेलवे के लिए जो बजट है वो 2014 से 9 गुना बढ़ाकर 2.78 लाख करोड़ कर दी है। भारत की स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, अभी कवच जो है, कवच क्या है, एक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो लगभग 3000 रूट किलोमीटर पर स्थापित है। उसी प्रकार सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो भारत के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ये पूछे जा सकते हैं कि भारत जो है सड़क नेटवर्क के मामले में क्यों स्थान रखता है, तो दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास है। फिर इसके लिए जो सरकार की जो स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इन्हें 99.6% पात्र बस्तियों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है। नागरिक विमानन की बात करते हैं तो सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या 2014 की 74 से बढ़कर कितनी हो गई, 165 हो गई है। यानी कि नागरिक विमानन जो है 2024 में कितनी हो गई, 165 हो गई है। और यहाँ पर सड़क नेटवर्क में दूसरे स्थान पर है। और रेलवे का बजट कितना हो गया है, 2.78 लाख करोड़ तक का हो गया है। अब नागरिक विमानन के तहत सरकार ने एक उड़ान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 95 हवाई अड्डों को जोड़कर वायु परिवहन को सुलभ बनाया गया है। बंदरगाह और पोत परिवहन की बात करते हैं तो प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2014 की 873 MMTPA से लगभग 2 गुनी होकर 2026 में 1726 MMTPA हो गई है। 2026 में कितनी हो गई है, 1726। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी, 111 हो गई है। तो ये की पॉइंट है रेलवे को लेकर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या विकास हुआ है, नागरिक विमानन को लेकर, बंदरगाह पोत परिवहन को लेकर, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या को लेकर। नेक्स्ट है औद्योगिक और विनिर्माण अवसंरचना। इसके लिए भव्य यानी कि बिल्डिंग हब फॉर एडवांस एंड वाइब्रेंट योजना फॉर एक्सीलरेशन योजना के तहत 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लॉजिस्टिक्स के केस में देखा जाए तो विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2014 की 54 से सुधार कर 2023 में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है, 38 हो गई है। इसमें 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जितने फैक्ट्स है वह आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए डाटा है। किफ़ायती आवास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफ़ायती आवास इकाइयों के निर्माण के लिए लगभग 8.77 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कितने 8.77 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए मार्च 2026 में देखा जाए तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 532.74 गीगावाट हो गई है।
अगर मार्च 2026 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की जो स्थापित विद्युत क्षमता है वो कितनी हो गई, 532.74 गीगावाट। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत क्षमता प्राप्त करने के COP21 के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से लगभग एक दशक पहले ही प्राप्त कर लिया है। जैसा कि भारत का लक्ष्य था, जो COP21 में उसने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उस समय सीमा के एक दशक पहले ही वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वो लक्ष्य कि गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत क्षमता, 40% जो अपना विद्युत क्षमता है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। जल संरक्षण की बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल से नल से जल कनेक्शन का कवरेज 2019 के 17% से बढ़कर जून 2026 तक 81.94% हो गया है। जून 2026 तक नल से जल कनेक्शन कितना हो गया है, 81.94% हो गया है। इसमें देखें आगे की राह क्या है। हालांकि अवसंरचना विकास को वित्तीय संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय प्रभाव जैसी प्रमुख कई चुनौतियों का सामना करता है, फिर भी नए वित्त पोषण तंत्र, प्रभावी सुशासन और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित समग्र दृष्टिकोण इसके व्यापक लाभ सुनिश्चित कर सकता है। अब अन्य सुर्खियों की बात करते हैं। इसमें कुछ चर्चा में रहे कुछ न्यूज जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS क्या है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS क्या है, कोयला एक्सचेंज क्या है, और मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी MCT क्या है, एपिक्लोरोहाइड्रिन क्या है, डार्क पैटर्न्स क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या चर्चा में रही है, धूल भरी आंधी क्या है, और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखते हैं। भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली को स्मार्ट बोर्ड्स पहल के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत की भूमि पतन जो भी लैंड पोर्ट्स हैं उसके लिए, भारत के जो भी भूमि पतन है, जो लैंड पोर्ट्स हैं, लैंड पोर्ट्स मतलब दो देशों के बीच की जो सीमा है। लैंड पोर्ट्स का मतलब होता है एक लैंड बंदरगाह। बंदरगाह मतलब वो बंदरगाह यूज किया जाता है आपको जल के क्षेत्र के लिए, मतलब जलीय परिवहन जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसी को लैंड वाटर पोर्ट्स का, लेकिन लैंड पोर्ट्स वाटर पोर्ट्स कहा जाता है। लेकिन लैंड पोर्ट्स क्या है कि जब दो कंट्री का जो बॉर्डर पॉइंट होता है उस पर दैट मीन्स यही आपका लैंड पोर्ट्स हुआ। लैंड पोर्ट्स जो दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है, और उस सीमा पर जो भूमि की जो दायरा है, जिसके लिए सरकार ने क्या की है कि डिजिटल, एकीकृत और रियल टाइम प्रबंधन प्रणाली विकसित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। भूमि पतन यानी लैंड पोर्ट्स भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पर सड़क या रेल मार्ग में स्थित एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि लैंड पोर्ट्स भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़क या रेल मार्ग में स्थित एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें सीमा शुल्क तथा आव्रजन जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। जहाँ सीमा शुल्क लिया जाता है और जो आव्रजन जांच चौकी होता है उसके रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, LPMS भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण LPAI द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य कार्गो प्रबंधन और यात्रियों की आवाजाही के संचालन को व्यवस्थित और एकीकृत करना है। भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग इसको PDF में पढ़ लीजिएगा। अब यह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में खाली रक्षा भूमि पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित अपनी पहली 250 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। BESS है क्या? कि एक विद्युत रासायनिक प्रणाली है जो अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को भंडारित करती है और आवश्यकता पड़ने पर बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराती है। BESS के प्रकार क्या है? एक सॉलिड रिचार्जेबल बैटरी, एक फ्लो बैटरी। इसमें 2-3 पॉइंट है जो आप याद रखिएगा कि BESS है क्या, इसके प्रकार क्या है। नेक्स्ट है कोयला एक्सचेंज, ये क्या है? केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला एक्सचेंज शुरू करने के लिए कोयला एक्सचेंज नियम 2026 को अधिसूचित किया गया है। ये कोयला एक्सचेंज नियम 2026 है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कोयला के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाना और उचित मूल्य प्राप्त करना। हाल ही में लागू खान और खनिज
संशोधन अधिनियम 2025 ने खनिज एक्सचेंज की अवधारणा प्रस्तुत की है। कोयला एक्सचेंज के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ये एक प्रकार का खनिज एक्सचेंज है जहां कोयले के खरीदार और विक्रेता एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेन देन, व्यापार और अनुबंध करते हैं। कोयला एक्सचेंज के लिए पात्रता क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। आवेदक डी म्यूचुअलाइज्ड होना चाहिए। निवल संपत्ति 50 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। और इसका महत्व क्या है? वन टू मेनी, एक से अनेक, या मेनी टू मेनी, अनेक से अनेक तक कई बिक्री चैनलों के सक्रिय करके यह कोयला विपणन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी। पर्यावरण संरक्षण द्वितीय संशोधन नियम 2025 के अनुसार झिल्ली कोशिका प्रौद्योगिकी मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले कास्टिक सोडा संयंत्रों के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। एमसीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या आखिर। एमसीटी में रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष झिल्ली का उपयोग किया जाता है और इसे पुरानी पारा आधारित प्रक्रियाओं की तुलना में कम प्रदूषणकारी माना जाता है। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एपिक्लोरोहाइड्रिन क्या है? इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डार्क पैटर्न्स, ये भी पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री चर्चा में क्यों रहे? जो इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बस उसको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप लोग पीडीएफ के थ्रू उसको अगर पढ़ लीजिएगा, हालांकि इसको नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा आपका, क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस में नहीं इस तरह के पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब ये रिकॉर्ड क्या है कि देखा जाए तो 10 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख की न्यूज़ है। तो 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 4399 डेज, जो कि जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था 4398 का रिकॉर्ड था, 4398 डेज का जो रिकॉर्ड था उसको बीट कर दिया है। जो और 4399 डेज कितनी तारीख को? तो 10 जून को ही इनका ये कार्यकाल इतना दिन का पूरा हुआ। और इन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री को इतने दिन तक बने रहने के रिकॉर्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति और कार्य। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, तो वह सरकार का प्रमुख होता है। सलाहकारी कर्तव्य आर्टिकल 74 में दिया गया है कि वे विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। संवाद सेतु प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख संवाद सेतु के रूप में कार्य करता है। वह महत्वपूर्ण नियुक्तियां, संसद के सत्र बुलाने और लोक सभा के विघटन जैसी महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसकी अध्यक्षता देखा जाए तो वे नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद आदि के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये धूल भरी आंधी क्यों चर्चा में रही है, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में प्रबल धूल भरी आंधी यानी कि डस्ट स्टॉर्म्स दर्ज की गई है। धूल भरी आंधी के बारे में देखते हैं कि धूल भरी आंधी धूल, मिट्टी और अन्य सूक्ष्म कणों की एक विशाल दीवार होती है जो प्रायः त्वरित झंझावत से उत्पन्न प्रबल पवनों द्वारा किसी क्षेत्र में उड़ाकर लाई जाती है। धूल की यह दीवार मीलों लंबी और कई हजार फीट ऊंची हो सकती है। धूल भरी आंधियाँ प्रायः शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुरू होती है, लेकिन इनका प्रभाव उनके स्रोत से बहुत दूर तक देखा जा सकता है। उत्तर पश्चिम में संवहनीय धूल भरी आंधियाँ होती है, जिन्हें स्थानीय रूप से आंधी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मानसून पूर्व मौसम मार्च या मई के दौरान आती है, जिनकी आवृत्ति मई में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र क्या है? राजस्थान, इसके बाद हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016। उच्चतम न्यायालय ने माना कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 और उच्चतम न्यायालय की नियमावली के बीच टकराव की स्थिति में आईबीसी के प्रावधान मान्य होंगे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी 2016 के बारे में, इससे व्यक्तियों, कॉरपोरेट व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के मामलों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से
संबंधित कानूनों को समेकित करने और समयबद्ध दिवाला समाधान हेतु लागू की गई थी। आईबीसी संहिता के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है, ये देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो आज के न्यूज़ जो है देखा जाए तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही देखने को मिले हैं। जो भी 3-4 न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहे हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसमें एक ये इसके जो फैक्ट्स हैं आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मेंस वार ऑफ नोट्स में ज़रूर तैयार करें ये। और इसके अंदर जो सेक्शनल पॉइंट है वो भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज को जिसमें लिखा हुआ है कि प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार की क्या ये उपलब्धियाँ रही, क्या योजनाएं रहे हैं, इसको आप लोग एक पेज में नोट कीजिएगा। आपका एक ये इंपॉर्टेंट हुआ। और नेक्स्ट जो था आपको एक ये कि लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, विधायकी की कार्यवाही में जो निरंतर व्यवधान देखने को मिल रहे हैं उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। एक ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटी से के सेक्शन में आप इसको नोट करेंगे। और ये आपका साइंस टेक में देखा जाए तो साइंस टेक का एक क्वेश्चन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के करेंट अफेयर में हम लोग एक साइंस टेक का करेंट अफेयर आया, एक इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे आ गए और एक आपको आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का ही सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे आ गए और एक आपको पॉलिटी से। तो चलिए आज का न्यूज़ यहीं पर लास्ट करते हैं और आप लोग को इसको पीडीएफ लेने के लिए आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।